ठीक है, तो बेच टाइम जो भी इश्यू है ना बच्चों, टाइमिंग को लेकर या बेच चेंज करने को लेकर, आप अपने इश्यू के साथ साथ नीचे ही ये मुझे लिख के दे दो, है ना भैया, हैंड डाउन कर लीजिए। ठीक है, दीपांशु, प्रियांशु। सो माय नेम इज आकिब खान जई। जैसे एक सेकेंड। तो चले करते हैं शुरू आज की कहानी। सरफेस टेंशन आपने किसी किसी ने पढ़ा होगा। हाँ बेटा, बस स्टार्ट कर दिया अपन ने, कोई इशू नहीं। तो मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स आपने पढ़ा है, काफी टाइम से पढ़ते हुए आ रहे हो, और अब ये एक दो लेक्चर में एंड हो जाएगा। ठीक है, तो सरफेस टेंशन, सरफेस एनर्जी को हम पढ़ेंगे, एंगल ऑफ कांटेक्ट, प्रेशर, एक्सिस वगैरह वगैरह, ये चीजें हम देखेंगे। यस, गुड मॉर्निंग प्रिंस। ठीक है, सो देखो सरफेस टेंशन क्या होती है। आपने देखा होगा कि जो आपका मॉस्किटो है वो पानी के ऊपर बैठा होता है, देखा है क्या? हम्म। ये हाँ जी। मॉस्किटो। मच्छर मच्छर। देखा है। यस सर, यस सर। हम्म। सर। देखा है, तो वो बैठा ही होता है ना, तैरता तो नहीं है ना कि पानी के ऊपर तैर रहा हो। ठीक है, तो वो बैठा होता है। तो बैठ क्यों पाता है, कौन से फोर्स की वजह से बैठ पाता है? तो बच्चों जो वो बैठ पाता है, सरफेस टेंशन की वजह से बैठ पाता है। ठीक है, जो हमारी लिक्विड्स होते हैं उनकी लेयर के ऊपर सरफेस टेंशन होती है। ठीक है, उनकी जो सरफेस होती है उसके ऊपर टेंशन होती है, उसमें कुछ एनर्जी होती है। इस वजह से हम या नीडल, हल्की चीजें जो है उसके ऊपर रख सकते हैं। ठीक है, या फिर हमारा जो है मच्छर बैठ पाता है उसके ऊपर, ये सरफेस टेंशन की वजह से होता है। ठीक है, और सरफेस टेंशन है क्या? क्या आप गैस के लिए भी इसको डिफाइन कर सकते हो या सिर्फ लिक्विड के लिए कर सकते हो? तो सरफेस टेंशन में बच्चों हमें क्या चाहिए होती है? सरफेस चाहिए होती है। ठीक है ना, अगर सरफेस नहीं होगी तो सरफेस टेंशन भी नहीं होगी। तो लिक्विड के लिए तो हमें ऐसी सरफेस मिल जाएगी, लेकिन गैस के लिए ऐसी फ्री सरफेस हमें नहीं मिलेगी। गुड मॉर्निंग अमन। ठीक है ना, तो अब फ्री सरफेस नहीं मिल रही है, इसका मतलब गैस के लिए सरफेस टेंशन नहीं होता, ओनली लिक्विड के लिए होता है। तो दिस इज द कंप्लीटली द प्रॉपर्टी ऑफ द लिक्विड। क्या प्रॉपर्टी है? इस सरफेस टेंशन की वजह से आपने देखा होगा कि एक खिंचाव फील होता है। आपको सरफेस देखोगे ना लिक्विड्स की, तो ऐसा लगेगा वो खिंची हुई है। ठीक है, अब खींची हुई है तो अपना एरिया कम करने की कोशिश करेगी। एक रबर की मेम्ब्रेन होती है ना, रबर की झिल्ली। ठीक है, आप बलून लोगे, फटा हुआ बलून लोगे, उसको ऐसे स्ट्रेच करोगे तो वो क्या करेगा? अपना एरिया कम करने की कोशिश करेगा। तो सरफेस टेंशन की वजह से जो लिक्विड की सरफेस होती है उनमें भी यही प्रॉपर्टी आ जाती है कि वो अपनी जो एरिया है, सरफेस एरिया, उसको मिनिमम करने की कोशिश करती है। इसी वजह से जो हमारी वाटर ड्रॉप्स होती है ना, या लिक्विड्स ड्रॉप होती है, यस, मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइड ही चल रहा है। तो लिक्विड जो ड्रॉप होती है ना, वो कौन सा शेप लेती है बताओ? गोल होती है, क्यूबिकल होती है, स्फेरिकल होती है, या फिर स्फेरिकल। सिलेंड्रिकल? स्फेरिकल। स्फेरिकल होती है ना। तो स्फेरिकल क्यों होती है? क्योंकि ये हम्म, किसी भी दिए हुए वॉल्यूम के लिए हमारे पास जो मिनिमम सरफेस एरिया होता है वो स्फेयर के पास होता है, इसलिए वो स्फेरिकल शेप लेती है। क्यों लेती है? क्योंकि उन्हें अपनी एनर्जी मिनिमम करनी होती है, क्योंकि सरफेस टेंशन है तो सरफेस के ऊपर कुछ एनर्जी ज्यादा है। ठीक है, लिक्विड में अब तक हमने बात करी थी नीचे नीचे। ठीक है, लिक्विड के अंदर हम बात कर रहे थे प्रेशर की, उसमें पोटेंशियल एनर्जी की बात कर ली, काइनेटिक एनर्जी की बात कर ली, बर्नौली लगा दी, उसके ऊपर ब्यूएंट फोर्स लगा दिया, है ना, स्टोक्स लॉ लगा दिया उसके अंदर, 6 पाई इज इक्वल टू ईटा आर वी टी, है ना। सो ये बहुत सारी चीजें हमने पढ़ी लिक्विड के अंदर पढ़ी। अब बात करेंगे हम लिक्विड की सरफेस के ऊपर। ठीक है, तो सरफेस टेंशन पता है बच्चों, टी से इसको डिनोट करता है और ये कांस्टेंट होता है। ठीक है, तो सरफेस टेंशन अलग है और सरफेस टेंशन फोर्स अलग है। ठीक है, तो दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ लिक्विड।
ठीक है, जिसकी वजह से ड्यू टू विच जो लिक्विड की सरफेस है वो क्या करना चाहती है, अपना एरिया मिनिमम करना चाहती है, ट्राइज टू हैव मिनिमम सरफेस एरिया। मिनिमम सरफेस एरिया लेना ये अचीव करना चाहती है क्योंकि वो खींची हुई होती है। तो ड्यू टू सरफेस टेंशन क्या होती है, खींची हुई होती है। तो ड्यू टू सरफेस टेंशन द लिक्विड सरफेस खींची हुई मेम्ब्रेन या स्ट्रेच्ड मेम्ब्रेन या रबर शीट या खींची हुई झिल्ली की तरह बिहेव करती है, यानी कि अपने एरिया को क्या करना चाहती है, कम करना चाहती है। तो सरफेस टेंशन लिक्विड सरफेस बिहेव्स लाइक स्ट्रेच्ड मेम्ब्रेन। स्ट्रेच मेम्ब्रेन क्या, खिंची हुई झिल्ली या फिर रबर शीट की तरह आप इसको अज्यूम कर सकते हो। रबर की शीट मैंने बताया आपको बलून है ना, बलून को खींचोगे तो अपने ओरिजिनल शेप में आने की कोशिश करेगा। ठीक है, तो मैं आपको कोई भी वॉल्यूम दे दूं, एनी वॉल्यूम ऑफ लिक्विड, क्या बन जाएगा, ये स्फीयर बन जाएगा। ठीक है, क्यों बन जाएगा, स्फीयर हैव मिनिमम एरिया, मिनिमम सरफेस एरिया फॉर ए गिवन वॉल्यूम। कितना भी अमाउंट दो स्फेयर बना देगा, अगर उसको उसकी एनर्जी क्या करनी होगी, सबसे कम करनी होगी तो। ठीक है, तो जो हमारी सरफेस है ना बच्चों लिक्विड की, अगर इनको मौका मिले ना तो ये छोटी होने की कोशिश करेंगी। ठीक है, और जो भी वॉल्यूम मिलता है उसके लिए लीस्ट सरफेस एरिया उसको अचीव करता है हमारी वाटर ड्रॉप्स, जो वाटर जो भी है। तो छोटी वाटर ड्रॉप्स तो स्फेरिकल होती है बढ़िया, लेकिन जो बड़ी वाटर ड्रॉप्स होती है वो थोड़ी सी ओवल शेप की इस तरीके से हो जाती है। क्यों हो जाती है, क्योंकि यहाँ पर जो ग्रेविटी फोर्स है वो थोड़ा कम लग रहा था, लेकिन जैसे जैसे मास बढ़ता है वैसे वैसे ग्रेविटी फोर्स भी बढ़ता है, तो ग्रेविटी यहाँ पर ज्यादा वर्क कर रही है, इसलिए ये थोड़ी सी चपटी हो जाती है, ऐसी ओवल शेप में हो जाती है। ठीक है, सो अब डेफिनेशन या क्या कहती है सरफेस टेंशन की, इसी से हम इसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन लिख सकते हैं। क्या कहती है, कोई भी एक सरफेस लो, ठीक है, ये सरफेस हमने ली। अब इसके ऊपर आप इमेजिनरी लाइन खींचोगे, अब पानी के ऊपर आप बैठे बैठे ओरिजिनल लाइन तो खींच नहीं सकते, यूं यूं करते रहोगे, लाइन खींच पाओगे क्या, नहीं खींच पाओगे। तो इसके ऊपर हमने डाली एक इमेजिनरी लाइन ऐसे। तो ये लाइन ना तो इस साइड जा रही है राइट साइड, ना लेफ्ट साइड, इस साइड भी नहीं जा रही, इसके हर एक पॉइंट के ऊपर सरफेस टेंशन फोर्स लग रहा होगा, उसको हम एफ बोल देते हैं। तो इस साइड भी सेम टू सेम एफ फोर्स लगना चाहिए, इसकी लेंथ हमने ले लेते हैं एल लेंथ है। तो इसकी जो डेफिनेशन वो कहती है सरफेस फोर्स पर यूनिट लेंथ ऑन एन इमेजिनरी लाइन, और उसके दोनों साइड, ठीक है, लिक्विड के ऊपर ड्रॉ किया हमने, और ये परपेंडिकुलरली लाइन के एक्ट कर रही है। ठीक है, सो दिस कैन बी रिटन एज टी इज इक्वल टू फोर्स पर यूनिट लेंथ अकॉर्डिंग टू इट्स डेफिनेशन। दोनों साइड वर्क कर रही है, हर एक पॉइंट के ऊपर वर्क कर रही है। क्यों कर रही है, क्योंकि हर एक पॉइंट के ऊपर हमारा क्या है, लिक्विड अवेलेबल है। लाइन हमने खींची ना तो इसके हर एक पॉइंट के ऊपर लिक्विड टच कर रहा है, तो हर एक पॉइंट के ऊपर सरफेस टेंशन फोर्स लगेगा, ये वाला है ना। तो इससे हम सरफेस टेंशन पर यूनिट लेंथ लिख सकते हैं, दैट इज दिस टी। और ये जो फोर्स है बच्चों, क्या ये सरफेस के पैरेलल है इस तरीके से, है ना, ऐसे ही है, तो वही लिखा है टेंजेंशियल टू द लिक्विड सरफेस है ये फोर्स हमारा। ठीक है, तो अब जो मैंने कहा था कि ये अपना एरिया को कम करने की कोशिश करती है, तो ये फील कैसे करें, देखे कहां पर, तो इसको हम देख सकते हैं, एक फ्रेम लो वायर का, इसे हमने फ्रेम लिया, इसके ऊपर लगा दिया हमने स्लाइडर। ठीक है, वो आपने बबल्स बनाए होंगे, तो वही बबल्स बनाने वाला फ्रेम है एक तरीके का, इसको सोप सॉल्यूशन में डुबोया,
और बाहर निकाल लिया, तो यहाँ पर क्या बन जाएगी, इस एरिया में सॉफ्ट फिल्म बन जाएगी, है ना। और इसकी लेंथ में मान लेता हूं कि L1 है, ठीक है। तो अब जब आप देखोगे ना इसको वाकई में, तो क्या होगा, ये जो स्लाइडर है, स्लाइडिंग वायर है, जो कि फिसल सकता है, और इसका मास बहुत कम है, बहुत मासलेस मान सकते हैं इसको, ठीक है। तो बहुत मास कम है, बहुत हल्का है, क्योंकि सरफेस टेंशन बहुत ज्यादा होती नहीं है, ठीक है ना। तो सरफेस टेंशन फोर्स जो इसके ऊपर लगेगा, वो इसको क्या करेगा, कौन सी डायरेक्शन में जाएगा, ऊपर, क्योंकि सॉफ्ट फिल्म कहाँ पे है, ऊपर है। और सरफेस क्या चाहती है, अपना एरिया कम करना चाहती है। तो वाकई में जब आप इसको देखोगे ना, तो क्या होगा, ये ऊपर की तरफ ट्रेवल करेगा। क्यों करेगा, क्योंकि जो लिक्विड सॉफ्ट फिल्म है वो हर एक पॉइंट के ऊपर टच कर रही है, और इसके ऊपर अपवर्ड डायरेक्शन में क्या कर रही है, सरफेस टेंशन फोर्स लगा रही है, ठीक है। अब सरफेस टेंशन फोर्स लगा रही है, तो ये ऊपर जाएगा, लेकिन हम जाने नहीं देंगे। हम मान लेते हैं M1 मास इससे हमने हैंग कर दिया, लटका दिया, ठीक है। तो ये ऊपर का सरफेस टेंशन फोर्स और M1G जो कि इसका वेट होगा M1 का, वो एक बैलेंस हो जाएंगे, और ये ऊपर नहीं जाएगा, ठीक है। तो इस केस के लिए ये हुआ। अगर मैं थोड़ा सा और बड़ा फ्रेम ले लूं, फिर सोप सॉल्यूशन में डुबाऊं, लेंथ इसकी L2 ले लेता हूं। अब भी क्या करेगा, ऊपर जाएगा। ऊपर जाने से रोकने के लिए क्या करना पड़ेगा, मास लटकाना पड़ेगा। मान लेते हैं M2 मास लटका दिया, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करें एक और फ्रेम लेके, थोड़ा और बड़ा ले लिया, L3 लेंथ ले ली इसकी, ठीक है। तो अब क्या करेगा, ये भी सर ऊपर ही जाएगा, तो इसके लिए भी हमने M3 मास लटका दिया। ये बेटा मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड से सरफेस टेंशन वाला पोर्शन चल रहा है हमारे। ठीक है। सो L1 सबसे छोटा है, L2 बड़ा है, और L3 सबसे बड़ा है, ठीक है। यहाँ पर हमें पता है कि जो लिक्विड है ना, जो उसके कांटेक्ट में सरफेस आ गई, वो उसके हर एक पॉइंट के ऊपर कौन सा फोर्स लगाता है, सरफेस टेंशन फोर्स लगाता है, ऊपर लेके जा रहा है इसको। तो मुझे बताओ, जो सॉफ्ट फिल्म है उसको सबसे ज्यादा कांटेक्ट लेंथ कौन से केस में मिली है, इसमें लगी मिली है, ठीक है। और सॉफ्ट फिल्म सब में सेम है, सो एक ही तरीके का सॉफ्ट फिल्म सॉफ्ट सॉल्यूशन है, यहाँ पर भी सॉफ्ट फिल्म है। तो सबसे ज्यादा फोर्स कौन किस में लग रहा होगा, गुड मॉर्निंग बेटा। तो सबसे ज्यादा फोर्स भैया इसमें लग रहा होगा, इस वजह से हमने M3 लटका है, यहाँ पर M2 लटका है, यहाँ पर M1 लटका है। तो जब आप देखोगे ना इसको, तो M1 सबसे कम होगा, M2 ज्यादा होगा, और M3 सबसे ज्यादा होगा, ठीक है। अब ऐसी कहानी हो चुकी है, तो हम लिख सकते हैं कि जो आपका सरफेस टेंशन फोर्स है ना, वो जैसे जैसे आप कांटेक्ट लेंथ बढ़ा रहे हो उसके साथ बढ़ रहा है, ठीक है। तभी तो ये रिलेशन आया, ये प्रैक्टिकल है, ठीक है, प्रैक्टिकल डाटा है। तो सरफेस टेंशन फोर्स F काय के प्रोपोर्शनल होगा, डायरेक्टली दिस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द व्हाट, कांटेक्ट लेंथ। कांटेक्ट लेंथ बढ़ाओगे, इसकी वैल्यू बढ़ती जाएगी, ठीक है। तो F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल L है, तो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हटाते हैं तो कांस्टेंट आता है T। तो हमारा जो सरफेस टेंशन है ये कांस्टेंट है बच्चों। किसी भी एक लिक्विड के लिए इसकी वैल्यू किसी एक पर्टिकुलर सिनारियो में सेम रहेगी, एक टेम्परेचर के साथ ये घटता बढ़ता है हमारा, ठीक है। T कैन बी रिटर्न एज F बाय L, ठीक है। तो इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, न्यूटन अपॉन मीटर, या फिर डाइन अपॉन सेंटीमीटर, ठीक है। तो हमारा जो सरफेस टेंशन है वो घटता बढ़ता भी है चीजों के साथ। टेम्परेचर बढ़ाओगे तो सरफेस टेंशन क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है। हाईली सोल्यूबल सब्सटेंस मिलाओगे तो सरफेस टेंशन क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। पार्शियली सोल्यूबल सब्सटेंस मिलाओगे तो हमारा सरफेस टेंशन क्या है, डिक्रीज हो जाएगा। ये हमारी याद रखने वाली चीजें हैं, ठीक है। अच्छा मुझे बताओ,
कि आपको हॉट टी अच्छी लगती है या कोल्ड टी अच्छी लगती है? जब चाय ठंडी हो जाती है थोड़ी अच्छी लगती है, हॉट टी। और हॉट ही सर अच्छी हॉट लगती है ना। लगती है। यस सर। तो वो हॉट हॉट इसलिए अच्छी लगती है क्योंकि वो गर्म होती है, तो उसका सरफेस टेंशन क्या होता है, कम होता है। अब सरफेस टेंशन कम है तो वो अच्छे से जबान के ऊपर फैल पाती है, तो हम उसको अच्छे से टेस्ट ले पाते हैं। इस वजह ये सिनेरियो लगता है। कभी भी क्वेश्चन भी आ सकता है, टोमेटो सूप के बारे में पूछ लेंगे कि वो गर्म अच्छा लगता है, ठंडा बेकार लगता है, तो वो सरफेस टेंशन की वजह से होता है। सरफेस टेंशन कम होगी तो वो अच्छे से स्प्रेड कर पाएगा, ठीक है। और सरफेस टेंशन ज्यादा होगी तो वो कॉन्ट्रैक्ट करने की कोशिश करेगा, इसलिए ये इसके लिए भी यूजफुल है हमारी सरफेस टेंशन, ठीक है। इससे ये भी कह सकते हैं हम। क्लियर है? यस सर। ऑलराइट, वेरी गुड। सो एक क्वेश्चन करते हैं इसके ऊपर। कंटेनर ऑफ रेडियस आर filled with water, consider an imaginary diametric line, ठीक है, dividing the surface in two parts, left half and right half. Find the surface tension force between the left half surface and the right half surface. इस तरह के कंटेनर है, इसमें भरा हुआ है वाटर। वाटर का सरफेस टेंशन टी ले लो। अगर आप यहाँ पर खड़े होके देखते हो, ठीक है, तो इसका जो रेडियस है वो आर हमें दी गई है, यहाँ पर वाटर भर दिया। अब डायमेट्रिक लाइन खींचनी है, यानी कि डायमीटर से पास करती हुई लाइन। ऐसी लाइन अगर आप खींचोगे, ऊपर से देखोगे तो कैसा दिखेगा, एक सर्कल दिखेगा। ऐसा डायमेट्रिक लाइन आपने खींची थी। डायमीटर क्या होता है, ट्वाइस ऑफ रेडियस होता है। यस अब सर। क्या करें? यस सर। ओके, बिल्कुल सही बात है। तो ये इसका राइट हाफ है, ये इसका लेफ्ट हाफ है। इमेजिनरी डायमेट्रिक लाइन खींचिए, तो इसके ऊपर सरफेस टेंशन फोर्स बताना है। ये लिक्विड इसके ऊपर कितना फोर्स लगा रहा हो। टेंशन होता है फोर्स अपॉन लेंथ, सो फोर्स विल बी इक्वल टू टेंशन इनटू लेंथ। सरफेस टेंशन हमने टी ले लिए, बस एल की वैल्यू लिखोगे तो आंसर आ जाएगा। क्या होनी चाहिए एल की वैल्यू, कौन सी लेंथ कांटेक्ट में? हम्म, डायमेट्रिक लेंथ है भाई, कितनी लेंथ में है? 2R हो। सर 2R। 2 आर आएगा, सही बात है बिल्कुल। ठीक है, तो T इंटू 2R यानी कि 2TR का सरफेस टेंशन फोर्स इसके इस साइड में लग रहा है F फोर्स, और इसके इस साइड में भी F फोर्स लग रहा है, ठीक है। तो सरफेस टेंशन फोर्स पूछा है, इसलिए हमने ये वैल्यू लिखी। अगर नेट सरफेस टेंशन फोर्स पूछ लेता तब क्या होता? बोलो। तब जीरो हो जाता, क्योंकि दोनों साइड लग रहा है, हमारी सरफेस जो है वो मूव नहीं कर रही होती है सरफेस टेंशन में, ठीक है। आई बात समझ में? यस सर। सर यस, वेरी गुड। तो चलो एक और करते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। लेंथ ऑफ ए निडल floating on water is this. Calculate the additional force required to pull the needle out of the water. सरफेस टेंशन ऑफ वाटर दी हुई है, ऐसे वाटर होगा हमारे पास। लेंथ ऑफ निडल 2.5 सेंटीमीटर, यानी कि 2.5 इंटू 10⁻⁻² मीटर दी हुई है। ये निडल है हमारी, ठीक है। अब इसको जब जस्ट उठाना है, पानी से अलग करना है, तो कितना फोर्स हमें लगाना पड़ेगा? करो ट्राई जल्दी से, फॉर्मूला बेस्ड ही है ये भी।
हाँ जी, कर पा रहे हो। बिस्तर में तो बैठे हो तुम, ये तो मुझे पता है। पेन पेपर लेके बैठे हो कि नहीं बैठे हो? बैठे हैं सर। बस बढ़िया, अच्छी बात है। 18 मल्टीप्लाई 20 पावर 2। अच्छा ठीक है, सबके 18 आ रहा है क्या? यस सर 18। तो 18 नहीं आना चाहिए था बच्चों। देखो ये नीडल है। ये 18 ही आ रहा है। ठीक है, नीडल कैसी है? ऐसे है। 18 इंटू 10 की पावर 4 देखो 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 माइनस। ओके बेटा, सही है कैलकुलेशन तो आपकी, लेकिन थोड़ा सा कंसेप्ट मिस कंसेप्ट लग गया आपको। तो क्या हुआ, ऐसे है, ये दोनों साइड मेरे क्या है, वाटर है। ये मेरे जो हाथ है ये वाटर है, बीच में निडल है। अब निडल को जस्ट उठाना है तो वाटर ऐसे टच कर रहा होगा, निडल को कर रहा होगा हर एक पॉइंट के ऊपर, इस साइड से भी और इस साइड से भी। बताओ कर रहा होगा नहीं कर रहा होगा? तो जैसे हमने निडल को उठाया तो इस साइड का वाटर भी इसके ऊपर सरफेस टेंशन फोर्स लगाएगा, इस साइड का वाटर भी इस तरीके से सरफेस टेंशन फोर्स लगाएगा। ठीक है, तो दोनों साइड पे इसके सरफेस टेंशन फोर्स लग रहा होगा, इस साइड भी और उस साइड भी। तो जो टोटल कॉन्टेक्ट लेंथ है वो ट्वाइस ऑफ एल हो जाएगी। इस साइड एफ बाय एल लग रहा होगा, सॉरी एफ इंटू एल टोटल फोर्स, इस साइड भी एफ इंटू एल लग रहा होगा। ठीक है, सो वी कैन राइट जो सरफेस टेंशन फोर्स है, सॉरी टी इंटू एल। सरफेस टेंशन फोर्स वो कितना हो जाएगा, सरफेस टेंशन इनटू ट्वाइस ऑफ लेंथ, क्योंकि दोनों साइड लग रहा है। ठीक है ना, एक साइड नहीं लग रहा। हमने पिछले डायग्राम में भी देखा कि दोनों साइड लग रहा था, यहाँ पर भी दोनों साइड लग रहा है। अब जैसे हम इसको उठाएंगे तो दोनों साइड से ये नीचे खींचने की कोशिश करेंगे इसको, कि मत लेके जाओ हमारी रिडल को, हमें वापस दे दो। ठीक है ना, लेकिन हम नहीं देंगे और हम उठा लेंगे। ठीक है, तो टी की वैल्यू है कितनी, 7.2 10⁻⁻²। 2 इंटू लेंथ दैट इज 2.5 इंटू 10⁻⁻²। इसको सोल्व करेंगे, 2 इंटू 2.5 दैट इज 5, 5 इंटू 7.2 दैट इज 3.6 एंड 10⁻⁻³ न्यूटन में ये आंसर हमारा आ जाएगा। ठीक है, तो कॉन्टेक्ट लेंथ क्या लेनी पड़ेगी, डबल लेनी पड़ेगी भाई, एक साइड का नहीं निकालना। और हमें ये भी नहीं बताना कि सरफेस टेंशन फोर्स कितना लग रहा है, ये बताना ही नहीं है हमें तो ये बताना है इस सरफेस टेंशन फोर्स के अगेंस्ट कितना फोर्स दे, ताकि हम इस निडल को जस्ट उठा पाए। ठीक है, इसमें भी एग्जैक्टली सेपरेट नहीं हो जाएगी हमारी निडल, पता है तुम्हें? ठीक है, बिल्कुल एक बराबर पहुंच जाएगी। इससे हल्का सा ऊपर से और जरा सा भी 0.1 न्यूटन का भी हल्का से जरा सा हो गया तो निडल अलग हो पाएगी। ठीक है, इतना तो मिनिमम चाहिए चाहिए उठाने के लिए। आई बात समझ में? एनी Yes, डाउट इन दिस? चलिए Yes, बढ़िया, sir. वेरी गुड, अच्छी बात है। सो चलो अब बात करते हैं सरफेस एनर्जी की। व्हाट इज सरफेस एनर्जी? मैंने बोला कि जो सरफेस के ऊपर लिक्विड मॉलिक्यूल्स की एनर्जी होती है वो थोड़ी ज्यादा होती है। ठीक है, सरफेस टेंशन की वजह से। और वो कौन सी टाइप की एनर्जी होती है, पोटेंशियल एनर्जी होती है। ठीक है, तो पोटेंशियल एनर्जी stored due to surface टेंशन फोर्स, यही हमारी सरफेस एनर्जी होती है लिक्विड की। अब आपको पता है कि जो हमारे लिक्विड्स की लेयर होती है वो कॉन्ट्रैक्ट करने की कोशिश करती है। ठीक है, अपना एरिया कम करने की कोशिश करती है। तो सरफेस एनर्जी को पढ़ते हैं, कैसे ड्राइव करेंगे इसको। वही एक फ्रेम ले लेंगे, ये ले लिया हमने फ्रेम, इसकी लेंथ मान लेते हैं एल है, टेंशन इसकी टी है, सरफेस टेंशन। ठीक है, स्लाइडर लगा हुआ है यहाँ पर, तो स्लाइडर के हर एक पॉइंट के ऊपर क्या लगेगा, सरफेस टेंशन फोर्स। ठीक है, सॉफ्ट सॉल्यूशन में डुबोया, सॉफ्ट फिल्म बनी हुई है यहाँ पर। आपको पता है कि क्या करेगी ये स्लाइडर को ऊपर लेके जाएगी, लेकिन
कितना फोर्स लगाएगी अगर सरफेस टेंशन इसकी टी है तो? बोलो कितना फोर्स लगाएगी? टी इंटू एल, आगे की तरफ, आगे से दिख रहा है। पीछे भी लेयर है क्या? फ्री सरफेस दो साइड है, एक आगे है एक पीछे है। तो आगे से भी हमारा वायर कांटेक्ट में है, पीछे से भी कांटेक्ट में है, दोनों साइड से कांटेक्ट में है, आगे और पीछे से। ठीक है, तो दोनों तरफ से लेयर उसको ऊपर उठाएगी, तो हमारा जो टोटल फोर्स लगेगा वो कितना लगेगा? जैसे अभी निडल में करा, 2TL फोर्स लगेगा, है ना? अब 2TL फोर्स लगा, इसको ऊपर लेके जा रहा है, लेकिन हम नहीं ले जाने देंगे, इक्वल अमाउंट का फोर्स लगा देंगे और उसको रोक देंगे यहाँ पर, और धीरे 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 करके इसको थोड़ा सा एक्स डिस्टेंस नीचे ले आएंगे। ठीक है, एक्स डिस्टेंस नीचे किसके अगेंस्ट लेके आ रहे हैं? सरफेस टेंशन फोर्स के। ये है सरफेस टेंशन फोर्स। ठीक है, तो देखो सोप फिल्म बनाई हमने, स्लाइडर वाला चीज ली। अब यहाँ पर स्लाइडर हमें पता है कि सरफेस टेंशन की वजह से ऊपर की डायरेक्शन में जाएगा। तो यहाँ पर आगे की लेंथ है एक, मेरी उंगली देखो आगे, इस साइड भी एक वो है लेयर है, और इसके पीछे भी लेयर है। तो जो हमारी जो लेयर है वो स्लाइडर को आगे भी सरफेस टेंशन फोर्स ऊपर की डायरेक्शन में लगाएगी, और पीछे भी सरफेस टेंशन फोर्स ऊपर की डायरेक्शन में लगाएगी। तो T इंटू एल सरफेस टेंशन फोर्स होता है, आगे भी लगा T इंटू एल, पीछे भी लगा T इंटू एल, तो ट्वाइस ऑफ TL हमारा सरफेस टेंशन फोर्स लगेगा। ठीक है, आ गई बात समझ में? क्योंकि दो फ्री लेयर है, 2 फ्री लेयर्स। ठीक है, सो ये कहानी हो गई। एक्स डिस्टेंस हमने इसको धीरे धीरे आगे बढ़ाया। ठीक है, तो वर्क डन किया हमने, किसके अगेंस्ट वर्क डन दिया? सरफेस टेंशन फोर्स के। ठीक है, एक्सटर्नल फोर्स लगाया तो वर्क डन किया हमने सरफेस टेंशन फोर्स के अगेंस्ट। तो वर्क डन अगेंस्ट सरफेस टेंशन फोर्स, कितना वर्क डन किया? फोर्स 2TL इंटू डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? x, तो 2TLx। पहले सरफेस इतनी इतनी थी, अब हमने थोड़ी सी और बढ़ा दी इसको। ठीक है, तो सरफेस बढ़ गई, तो इसका मतलब क्या होगा? सरफेस एनर्जी भी बढ़ जाएगी, सरफेस बढ़ने के साथ साथ यस सर। बढ़ेगी, तो बढ़ गई। ठीक है, तो ये जो वर्क डन हमने किया है ना, ये सरफेस एनर्जी में ही स्टोर हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि हमारा जो स्लाइडर था या लेयर थी, यहाँ पर भी रेस्ट वाली कंडीशन में थी, और यहाँ पर भी आकर रेस्ट वाली कंडीशन में। ठीक है, तो जो वर्क डन होता है वो दो चीजों में जा सकता है, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी। अब काइनेटिक एनर्जी तो है नहीं, तो पोटेंशियल एनर्जी में जाएगा सारा का सारा वर्क। ठीक है, तो इंक्रीज इन सरफेस पोटेंशियल एनर्जी, इंक्रीज इन सरफेस पोटेंशियल एनर्जी। तो कितनी है? जितना वर्क किया पूरी की पूरी स्टोर हो गई, 2TLx। ठीक है, एरिया कितना बड़ा? चेंज इन एरिया डेल्टा ए। ये एक रेक्टेंगल दिख रहा है आपको, रेक्टेंगल की फॉर्म में एरिया बड़ा है। रेक्टेंगल का एरिया हमें लिखना आता है अच्छे से, कितना होता है? लेंथ इंटू विड्थ, LX। आगे का पीछे का भी इतना ही बड़ा, LX, तो 2LX का हमारा क्या बढ़ गया? एरिया इंक्रीज हो गया। तो दिस इज इंक्रीज इन सरफेस एरिया। ठीक है, सो जो हमारी पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज हुई, वी कैन राइट दिस एज इंक्रीज इन सरफेस पोटेंशियल एनर्जी डेल्टा U विल बी इक्वल टू T डेल्टा A। लिख सकते हैं इसे? यस सर। ठीक है, तो ये लिख भी दिया हमने। अब हम जी इन जनरल लिख सकते हैं उसी फॉर्मूले से कि जो हमारी सरफेस टेंशन होती है ना, वो सरफेस एनर्जी पर यूनिट सरफेस एरिया भी होती है। ठीक है, तो दो डेफिनेशन सरफेस टेंशन की बन गई हमारी। दिस इज कॉल्ड एज सरफेस टेंशन इज सरफेस एनर्जी पर यूनिट सरफेस एरिया।
इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, जूल अपॉन मीटर स्क्वायर, आर्ग अपॉन सेंटीमीटर स्क्वायर, डायमेंशन क्या होगी इसकी, या फिर न्यूटन अपॉन मीटर, डाइन अपॉन सेंटीमीटर. व्हाट इज डायमेंशन ऑफ दिस, वी कैन राइट इज एज m1 L0 t-2. ये डायमेंशनल फॉर्मूला होगा हमारा. ठीक है, आ गई बात समझ में? चलिए बढ़िया है, फील तो आ ही नहीं रहा, कोई बात नहीं. तो इसके ऊपर क्वेश्चन बनते हैं बेसिकली, ज्यादा कोई समझने वाली चीज है नहीं इसके अंदर. बस हमें ये पता होना चाहिए कि जो सरफेस टेंशन होती है उसमें सरफेस होती है, उसकी सरफेस पे एनर्जी ज्यादा होती है सरफेस टेंशन की वजह से. यहाँ पर जो पार्टिकल होगा ना, वो उसकी सरफेस एनर्जी कम होगी, एनर्जी कम, और यहाँ पर एनर्जी ज्यादा. ठीक है, ये लास्ट स्लाइड. चलो चले आगे. तो एक क्वेश्चन है, 1000 स्मॉल वाटर ड्रॉप्स दी हुई है. ये बहुत कॉमन क्वेश्चन है बच्चों, कई बार आ जाता है, बार बार उठ उठ के रिपीट करता रहता है. तो इस तरह की क्वेश्चन हमें सोल्व करना आना चाहिए. थाउजेंड स्मॉल वाटर ड्रॉप्स, ईच ऑफ रेडियस आर है. Combine and form a big drop. In this process, find the decrease in surface energy. So 1000 वाटर ड्रॉप है, बहुत सारी है भाई, छोटी 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 छोटी, 1000 है की रेडियस आर है. इनको कंबाइन करके एक बिग वाटर ड्रॉप बनाई है जिसकी रेडियस हम मान लेते हैं कैपिटल आर है. तो क्या सब इस बात पे एग्री करते हैं कि जो इनिशियल वॉल्यूम होगा इन सारी ड्रॉप्स का, वो इसके वॉल्यूम के बराबर होगा फाइनल वॉल्यूम के? होगा नहीं होगा? बताओ भाई, जितना मास इसका शुरू, बोलो. सर वॉल्यूम सेम होगा, है ना, सेम ही होगा ना? यस सर. यस, वेरी गुड. तो सेम ही होगा क्योंकि डेंसिटी चेंज नहीं हो रही है भाई. ठीक है ना, पहले भी वाटर था, अब भी वाटर, ये सेम डेंसिटी वाला है. ठीक है, तो जितना मास था इतना ही मास रहेगा, और जितना वॉल्यूम था उतना ही वॉल्यूम रहेगा. ठीक है, अब हम बात करें इसकी सरफेस एरिया की, क्योंकि अल्टीमेटली फाइंड इन डिक्रीज इन द सरफेस एनर्जी फाइंड आउट करना है, यानी कि डेल्टा यू इज इक्वल टू टी डेल्टा ए फाइंड आउट करना है. सरफेस टेंशन इसकी मान लो टी है वाटर की. ठीक है, सो अब बात करते हैं वी इनिशियल के बारे में, दैट इज 4/3 पाई स्मॉल आर क्यूब. ठीक है, ये एक ड्रॉप का वॉल्यूम लिखा है हमने. 1000 का लिखेंगे तो 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. इसका वॉल्यूम लिखेंगे तो 4/3 पाई आर क्यूब. सेम चीज है, दोनों साइड कट जाएगी, और हम लेंगे यहाँ पर क्यूब रूट. क्यूब रूट लेंगे तो पावर 1/3 लगाएंगे दोनों साइड में, तो यहाँ पर आर का रिलेशन आ जाएगा क्या, 10 टाइम ऑफ स्मॉल आर. अब इनिशियली सरफेस एरिया कितना था, ए इनिशियल, दैट इज एक ड्रॉप का लिखोगे, स्फेरिकल है तो 4 पाई आर स्क्वायर, और 1000 ड्रॉप है तो 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. ये सरफेस एरिया इनिशियली था, है ना. फाइनली सरफेस एरिया कितना हो जाएगा, एफ, दैट इज 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर. यहां से एक रिलेशन दिख रहा है, तो 4 पाई 10 आर का होल स्क्वायर, तो दिस कैन बी रिटन एज 4 पाई 100 स्मॉल आर स्क्वायर. ठीक है, अब बस कुछ नहीं करना है, इसमें वैल्यू पटकनी है. तो टी डेल्टा है फाइनल सरफेस एरिया, दैट इज 4 पाई 100 आर स्क्वायर. इसको आर स्क्वायर इंटू 100 लिख देता हूँ. माइनस ऑफ 4 पाई आर स्क्वायर इनिशियल एरिया, दैट इज 1000. ठीक है, तो 100 माइनस 1000 करेंगे, 4 पाई आर स्क्वायर तो कॉमन है, तो कितना आएगा 900 निगेटिव का, माइनस ऑफ 900 4 पाई आर स्क्वायर इंटू टी. यही हमारा डिक्रीज इन सरफेस एनर्जी है, यही हमारा आंसर है बच्चों.
ठीक सर है, जी एक बार ये वाली लाइन थोड़ा दोबारा से समझा दीजिए, ये वाली, इससे ऊपर से भी थोड़ा सा। ये वाली, वॉल्यूम वाली। यस सर। देखो 4/3 पाई आर क्यूब और 4/3 पाई, दोनों साइड कैंसिल आउट हो गया। यहाँ पर बचा क्या, आर क्यूब 1000 एंड इट इज आर क्यूब। अब इसका हम क्यूब रूट लेते हैं, क्यूब रूट यानी कि लगाएंगे इसके ऊपर पावर 1/3, इधर भी होल पावर 1/3, इधर भी होल पावर 1/3, और पावर के ऊपर पावर होती है तो पावर मल्टीप्लाई होती है, याद है सबको? ठीक है, अब सर पावर मल्टीप्लाइज हुई तो 3 इंटू 1/3 करेंगे तो इसके ऊपर पावर रह गई 1, यानी कि यहाँ पर आर लिख दिया हमने, इसकी भी कैंसिल हो जाएगी, और 1000 का जो क्यूब रूट होता है वो 10 होता है बच्चों। ठीक है, तो ये रिलेशन आया आर इज इक्वल टू 10 आर। ठीक है, तो ये हमारा आंसर आएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। अब सरफेस टेंशन की बात कर ली हमने, कुछ क्वेश्चन है इसके जो आपको प्रैक्टिस में मिल जाएंगे। एंगल ऑफ कांटेक्ट की बात करते हैं, उससे पहले हम बात करेंगे कोहेसिव और एडहेसिव फोर्स के बारे में। तो जो कोहेसिव फोर्स होते हैं वो कौन से फोर्स होते हैं, जो किसी मटेरियल के मॉलिक्यूल्स के बीच में लगे। ठीक है, तो कोहेसिव फोर्स जो अपने आप में ही लगे, ठीक है, अपने अपनों से रिश्तेदारियां करें, जान पहचान वालों से ही बात करें बस। ठीक है, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन acting between the same molecules, acting between the molecules of same material। क्या हो सकता है, जैसे पानी है तो पानी जुड़ा हुआ होता है आपस में, तो उसके मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, एक दूसरे का अट्रैक्शन फोर्स लगा रहे हैं। हर एक मटेरियल अपने साथ जुड़ा हुआ होता है, तो सबके अंदर कोहेसिव प्रॉपर्टी होती है अपने आप को अपने आप से जोड़े रखने की। ठीक है, एक पूरी बॉडी बनाने की। ठीक है, तो एग्जाम्पल क्या लिख सकते हैं इसका, मर्क्यूरी मर्क्यूरी के बीच का फोर्स, पानी और पानी के बीच का फोर्स, और जो हमारी 2 अगर ड्रॉप्स आप लोगे सेम मटेरियल की, ठीक है, तो वो क्या करती है, कंबाइन कर जाती है। तो ये किस वजह से हो रहा है, ये किस वजह से हो रहा है, कोहेसिव फोर्स की वजह से हो रहा है। कौन सा कोहेसिव फोर्स, जो कि सेम किसी मटेरियल के मॉलिक्यूल्स के बीच में लगता है, इस वजह से ये इसके अंदर कंबाइन हो पाई, बिग ड्रॉप बना पाई। ठीक है ना, तो ये कोहेसिव फोर्स के एग्जांपल है। एक होता है एडहेसिव। एडहेसिव क्या होता है पता है क्या, व्हाट इज एडहेसिव, सुना है, नाम सुना होगा, बहुत बार सुना होगा। फेविकोल यस सर। एडहेसिव होता है ना, आपका जो गम है, गोंद है, वो भी एडहेसिव होता है। ग्लू जो होता है आपका, है ना, आपका जो सीमेंट है वो भी एडहेसिव होता है। तो एडहेसिव फोर्स की वजह से बहुत सारे काम हम कर पाते हैं। ठीक है, आप आपके पेपर के ऊपर लिख पाते हो पेन से, क्योंकि जो इंक होती है वो एडहेसिव होती है, पेपर पे चिपक जाती है। ब्लैक बोर्ड पे चौक से लिख पाते हैं, वो एडहेसिव प्रॉपर्टी की वजह से, एडहेसिव फोर्स की वजह से लिख पाते हैं। यानी कि एडहेसिव का मतलब ये हुआ, जो एक मटेरियल है वो दूसरे मटेरियल के साथ कितने आसानी से चिपक पा रहा है या नहीं चिपक पा रहा, वो एडहेसिव फोर्स की वजह से होगा सारी चीजें। ठीक है, कि एडहेसिव फोर्स, एडहेसिव प्रॉपर्टी कितनी है। ठीक है, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन acting between molecules of two different material, molecules of two different material। एग्जाम्पल वही, राइटिंग ऑन पेपर एंड ब्लैक बोर्ड, राइटिंग ऑन पेपर या बोर्ड। ठीक है, कंस्ट्रक्शन वर्क में सीमेंट एंड ब्रिक्स का आपस में चिपकना। अच्छा, आप कोहेसिव फोर्स को फील कैसे कर सकते हो, मैं बताऊं, 2 कांच की स्लैब लेना,
बीच में पानी डाल देना, उन्हें चिपकाना, और फिर उनको हटाओगे ना तो बहुत ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा। बहुत ज्यादा फोर्स क्यों लगाना पड़ रहा है? क्योंकि वहां पर जो वाटर के मॉलिक्यूल्स है उनको अलग करना पड़ेगा। बहुत सारे मॉलिक्यूल्स होंगे दोनों स्लैब के बीच में, तो उनको अलग करोगे तो बहुत सारा फोर्स लगाना पड़ता है। जो वहां पर जो हम अलग कर रहे हैं ना, वो वाटर और वाटर के कोहेसिव फोर्स को अलग कर रहे होते हैं। इस वजह से बहुत ज्यादा फोर्स लगाना पड़ता है। देख सकते हो आप, इसको करके देखना वाली। ठीक है, तो ये कोहेसिव और एडेसिव फोर्सेस हो गए हमारे। अब एंगल ऑफ कांटेक्ट में कैसे काम आएंगे, तो अभी देखते हैं। एंगल ऑफ कांटेक्ट क्या होता है? पहले तो ऑब्वियस सी बात है, एंगल ऑफ कांटेक्ट है तो कोई ना कोई एंगल ही होगा। किस किस के बीच में एंगल होगा? जो हमारे लिक्विड होते हैं ना बच्चों, वो अलग अलग तरीके से शेप बनाते हैं सॉलिड्स के ऊपर रखने के ऊपर, या सॉलिड्स के कांटेक्ट में आने पर। ठीक है, तो जो एंगल ऑफ कांटेक्ट है सॉलिड और लिक्विड के ऊपर, जब आप टेंजेंट खींचोगे ना, तो उन टेंजेंट में जो एंगल निकल के आएगा वही हमारा एंगल ऑफ कांटेक्ट होता है। कैसे सर? ठीक है, तो एंगल बिटवीन द टेंजेंट, एंगल बिटवीन टेंजेंट टू द सॉलिड and tangent to the liquid। ठीक है, इन दोनों के बीच का कहां पर? इनसाइड द लिक्विड। ठीक है, इनसाइड द लिक्विड एंड एट कॉन्टेक्ट पॉइंट, जहां पर सॉलिड और लिक्विड टच कर रहे होंगे, जहां से हमें मेजर करना है, एट कॉन्टेक्ट पॉइंट। ठीक है, तो ये हो गई हमारी एंगल ऑफ कांटेक्ट की छोटी छोटी ब्रीफ डेफिनेशन। ठीक है, दोनों टेंजेंट्स के बीच का एंगल, और कहां पर मेजर करना है? इनसाइड द लिक्विड मेजर करना है, एट कांटेक्ट पॉइंट, जहां से वो टच कर रहे होंगे। ठीक है, सॉलिड और लिक्विड। तो लास्ट स्लाइड में क्या करना है बच्चे? इसमें कुछ भी नहीं है, कोहेसिव और एडेसिव फोर्स के बारे में बात करिए बस। सेम मटेरियल या सेम मॉलिक्यूल्स के बीच में जो फोर्स होता है वो कोहेसिव होता है, और डिफरेंट मटेरियल्स यानी कि आपका सीमेंट और ब्रिक में फोर्स हो गया, फेविकॉल या पेपर के बीच में फोर्स हो गया, वो एडेसिव फोर्स होता है। ये दूसरों से चिपकना चाहता है, ये अपने आप में चिपकना चाहता है। कोहेसिव वाला ये दूसरों से चिपकना चाहता है, बस इतनी सी बात है। ठीक है, तो हम एंगल ऑफ कांटेक्ट की बात कर रहे थे। तो हम लेते हैं ग्लास, कांच, ठीक है, और वाटर की सरफेस। वाटर ले लिया, वाटर ग्लास के ऊपर यानी कि कांच के ऊपर डोल दिया हमने। ये वो पानी पीने वाला ग्लास नहीं है भाई, है ना, ये जस्ट कांच वाला ग्लास है, स्लेब है ये, मटेरियल की बात करी जा रही है ना, पानी नहीं पी रहे हैं। आप बोलोगे सर आपके यहाँ पे ऐसे ग्लास होते हैं क्या? तो ऐसे नहीं होते हैं यार। ठीक है, सो आप टेंजेंट खींचो, कांटेक्ट पॉइंट यहाँ पर है, टेंजेंट हमने खींची सॉलिड के ऊपर ऐसे, लिक्विड के ऊपर ऐसे। तो एंगल कहाँ मेजर करना है? इनसाइड द लिक्विड। इस साइड भी मेजर कर सकते थे लेकिन नहीं करेंगे क्योंकि ये आउटसाइड द लिक्विड हो गया, तो इनसाइड द लिक्विड ऐसे, और यहाँ पर थीटा सी, ये एंगल ऑफ कांटेक्ट हो गया हमारा। किस किस के बीच में? वाटर एंड ग्लास स्लैब के बीच में। थीटा सी क्या लेस देन 90 डिग्री दिख रहा है? तो ये Yes, एक्यूट sir. एंगल होता है बच्चों। ठीक है, एक्यूट एंगल होता है। और जब भी आपका लेस देन 90 डिग्री एंगल हो ना, तो जो आपका लिक्विड होता है ना, वो आपके सॉलिड को भिगो देता है, गीला कर देता है। ठीक है, तो वाटर इज वेटिंग ग्लास। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि जो वाटर है ना, ये इसके साथ एडहेसिव प्रॉपर्टी में है। ठीक है, ग्लास के साथ में, यानी कि ग्लास को गीला कर रहा है ये, तो इसमें एडहेसिव नेचर ज्यादा हो रहा है इसकी कोहेसिव फोर्स के कंपैरिजन में। वाटर और वाटर का जो मॉलिक्यूल्स होंगे उनमें कोहेसिव फोर्स तो है ही, लेकिन वो एडहेसिव फोर्स से कम है, इसलिए ये ग्लास को वेट कर रहा है। ठीक है, तो दिस इज बिटवीन वाटर एंड ग्लास। और ये सेम लिक्विड के लिए आप अलग अलग
मटेरियल ले लोगे ना, अलग अलग सॉलिड ले लोगे तो एंगल ऑफ कांटेक्ट बदल जाएगा। अभी वाटर के लिए मैं सिल्वर ले लूं तो एंगल ऑफ कांटेक्ट ऐसा आएगा कुछ, परपेंडिकुलर, ये टेंजेंट खींची हमने और यहाँ पर ऐसे खींची तो ये एंगल कितना हो गया 90 डिग्री। ये था हमारा वाटर, ये है हमारा सिल्वर। ठीक है, वाटर एंड सिल्वर हो गया, एंगल कितना हो गया कांटेक्ट 90 डिग्री, राइट एंगल है वाटर एंड सिल्वर के बीच में चेंज हो गया, देख लो। नेक्स्ट अब हम बात करें तो दूसरा मटेरियल और दूसरा लिक्विड ले लेते हैं। मैं ग्लास ले लेता हूं और एक ले लेता हूं मैं मर्क्यूरी। ये तीनों के पेयर के बारे में जनरली बात होती है हर जगह। ठीक है, तो ये है भाई साहब मर्क्यूरी Hg। अब यहाँ पर टेंजेंट खींचोगे तो कैसी खींचोगे, इसके ऊपर ऐसे खींच सकते हो और यहाँ पर ऐसे एंगल पास करना चाहिए लिक्विड से, तो ये तो थीटा सी इज ग्रेटर देन कितना हो गया 90 डिग्री। कौन सा एंगल होता है ये, ऑब्ट्यूज, ग्रेटर देन 90। ठीक है तो इस केस में ये जो हमारा मर्क्यूरी है ना खुद ही एक ड्रॉपलेट्स बना रहा है, यानी कि ये हमारी ग्लास की सरफेस को नहीं भिगोएगा। बैरोमीटर याद है, उसमें मर्क्यूरी यूज करते हैं, क्यों करते हैं, क्योंकि वो चिपकता नहीं है ग्लास ट्यूब के, इसलिए मर्क्यूरी यूज करते हैं और उसकी डेंसिटी भी ज्यादा होती है। ठीक है, तो ये एक प्रॉपर्टी मतलब यूजफुल यूज होता है इसका एंगल ऑफ कांटेक्ट का। ठीक है, अगर 90 हुआ लेस देन तो चिपक जाएगा, ग्रेटर देन 90 हुआ तो नहीं चिपकेगा। ठीक है, इसी वजह से जो आपका पेट्रोल या केरोसिन अगर ढुल जाता है ना फ्लोर के ऊपर तो उसको उठा पाना बहुत मुश्किल होता है। ठीक है, क्यों होता है, क्योंकि वो उसका एंगल ऑफ कांटेक्ट जो होता है वो ऑलमोस्ट जीरो के बराबर होता है, यानी कि वो बिल्कुल ही चिपक जाता है। ठीक है, उसको हटा पाना बहुत मुश्किल होता है। ठीक है, सो ये सारी कहानी हो गई। अब हम हमारे जो पॉट है बच्चों, वो हमेशा ऐसे स्लैब की फॉर्म में तो नहीं रहेंगे। अगर इनको मैं पॉट बना दूं और पॉट में ये सारे लिक्विड को डाल दूं तो तब एंगल कैसा रहेगा, कैसे मेजर कर पाएंगे सो दिस कैन बी लाइक दिस। ये है ग्लास का पॉट, बीकर, और यहाँ पर है पानी डाल दिया तो ऐसे। ठीक है, और ये शेप ऑफ वाटर है, जो ऊपर ऊपर का शेप है इसकी सरफेस का, ये कहलाता है हमारा मेनिस्कस। ठीक है, अब कांटेक्ट एंगल कैसे निकालोगे, कहां पर टेंजेंट खींचोगे, तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट ये रहा, टेंजेंट सॉलिड पर खींची ऐसे, लिक्विड में खींची ऐसे, और लिक्विड के अंदर मेजर करना है तो ये थीटा सी, वो वापस से लेजर 90 डिग्री आया। तो इससे क्या पता लगा कि आप भले ही आपका सॉलिड का ओरिएंटेशन ऐसे रखो ऐसे रखो ऐसे रखो कैसे भी रखो, आप जो लिक्विड डालोगे ना उसके ऊपर अगर सेम लिक्विड डाल रहे हो तो आपका जो कांटेक्ट एंगल है वो ओरिएंटेशन ऑफ सॉलिड के ऊपर डिपेंड नहीं करेगा। ठीक है ना, आप कैसे भी रख दो उसको, कांटेक्ट एंगल होगा वही रहेगा। ठीक है, सो ये वाटर एंड ग्लास के लिए हमारे पास आ गया। सेम टू सेम हम बात करेंगे चांदी का पॉट, सिल्वर, काफी महंगा है। ठीक है, तो यहां पर है वाटर की सरफेस, एंगल कितना बना देखो, ऐसी और ऐसे, तो 90 डिग्री। ठीक है, अगर मैं लूं मर्क्यूरी और ग्लास तो ऐसा बनेगा, यह है हमारा Hg। सो दिस इज लाइक दिस, इनसाइड मेजर करना है थीटा सी, वही थीटा सी ग्रेटर देन 90 डिग्री, वाटर एंड सॉरी मर्क्यूरी एंड ग्लास के बीच में, यहाँ पर वाटर एंड सिल्वर के बीच में था। ठीक है, काफी थ्योरेटिकल और बोरिंग बोरिंग सा लग रहा होगा,
बस ये एंगल ऑफ कांटेक्ट के बाद ही है, तक की कहानी है, उसके बाद ये सही लगेगा आपको, परेशान मत हो, ठीक है। तो जो हमारा पीने का पानी होता है वो ग्लास के साथ कितना कांटेक्ट एंगल बनाता है, 8 to 18 डिग्री तक बनाता है, ठीक है। इसमें 90 डिग्री है ही सही, और इसका जो होता है बच्चों वो 138 डिग्री तक होता है, ठीक है। तो ये एंगल ऑफ कांटेक्ट हो गए हमारे, लेकिन अब डिपेंड किस किस के ऊपर करते हैं तो वो बात करते हैं हम। और इनकी जो वैल्यूज होती है वो कहां से कहां तक वेरी कर सकती है, बताओ। 0 to 90, 0 to 360, 0 to 180, बताओ जो एंगल ऑफ कांटेक्ट की वैल्यू है उसकी रेंज क्या होगी? बोलो, लगाओ ध्यान, कितना हो सकता है? सर 180 तक। यस, 0 यस 0 to 180 तक ही होगा, है ना, ठीक है। 360 तो नहीं हो सकता ना भाई, ऐसा थोड़ी होगा कि पानी बाहर ही आ गया बिल्कुल, और ऐसे ऐसे तो नहीं होता, ऐसे मेजर करना भी नहीं है, इनसाइड द लिक्विड मेजर करना है, ठीक है। तो 0 to 180 तक ही होगी। थीटा सी होता है हमारा, और 0 से 180 के बीच में। अब हम बात करते हैं कि हमारा जो एंगल ऑफ कांटेक्ट है वो किस किस के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। एक फॉर्मूला आप देखोगे बी कैपिलरी के अंदर, cos थीटा सी जो हमारा होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है सरफेस टेंशन, ठीक है। अब जो हमारा ये एंगल ऑफ कांटेक्ट है ना सरफेस टेंशन के ऊपर भी डिपेंड करेगा। ये थीटा सी क्या है? एंगल ऑफ कांटेक्ट, संपर्क कोण हिंदी में बोले तो सरफेस टेंशन अगर कम हो रही है टेम्परेचर बढ़ाने से, सरफेस टेंशन क्या हो जाती है हमारी? कम हो जाती है। अभी देख के आए पीछे, ठीक है, टेम्परेचर बढ़ाया तो सरफेस टेंशन कम हो गई। सरफेस टेंशन कम हो गई तो cos थीटा सी क्या हो जाएगा, बताओ? इंक्रीज हो जाएगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल, ये कम तो ये बढ़ गया। अब ये cos थीटा सी की ओवरऑल वैल्यू बढ़ी है बच्चों, तो इसका मतलब क्या है? थीटा सी कम हो जाएगा, होगा नहीं होगा बोलो? यस सर। यस सर। जबरदस्ती हाँ मत भरना, होगा ना कम, क्योंकि जैसे जैसे 0 से 90 डिग्री तक जाते हैं हम cos थीटा सी की वैल्यू घटती जाती है, ठीक है ना। तो अगर इसकी ओवरऑल वैल्यू ज्यादा होगी तो थीटा सी की वैल्यू क्या होगी? कम होगी, यानी कि जो एंगल होगा ना वो थोड़ा कम होगा। और अगर हम हमारे जो लिक्विड है उसके अंदर सोल्यूबल इम्प्योरिटीज मिलाएं, सोल्यूबल इम्प्योरिटीज को अगर बढ़ा दे सॉल्यूशन में, ठीक है, तो सरफेस टेंशन क्या होता है? सोल्यूबल से बढ़ जाता है। सरफेस टेंशन बढ़ गया तो ये भाई सब क्या हो जाएंगे? रिड्यूस हो जाएंगे, cos थीटा सी डिक्रीज होगा। ये डिक्रीज होगा तो थीटा सी क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा, ठीक है। अब हम मिलाते हैं इसके अंदर पार्शियली सोल्यूबल इम्प्योरिटीज, इनको बढ़ाया हमने तो सरफेस टेंशन क्या हो जाती है? डिक्रीज, और cos थीटा सी क्या हो जाएगा? इंक्रीज, तो थीटा सी अल्टीमेटली क्या हो जाएगा? डिक्रीज, ठीक है। तो ये हमारी कहानी हो गई। अब इसका एंगल ऑफ कांटेक्ट का क्या काम आ सकता है सर? तो जब आपकी बारिश होती है तो छतें टपकने लग जाती है ना, होती है ऐसी। क्यों होता है? क्योंकि जो हमारा वाटर है, जो हमारी आरसीसी की छत होती है या रूफ होती है, उसके साथ जो एंगल ऑफ कांटेक्ट बनाता है वो लेस देन 90 डिग्री होता है, ठीक है। इसलिए वो हमारी छत से चिपकता है, अंदर आता है, और छतें हमारी क्या हो जाती है? टपकने लग जाती है। लेकिन जब हम छत के ऊपर वाटर प्रूफिंग करवा लेते हैं तो क्या होता है? हम उसके ऊपर या तो कुछ पेंट करते हैं या फिर कुछ भी ऐसे सब्सटेंस डालते हैं जिससे हमारी छत जो होती है ना या टेरेस जो होती है वो स्मूथ हो जाती है, चिकनी हो जाती है, ठीक है। अब वो स्मूथ सरफेस के ऊपर जब हमारा पानी गिरता है तो ड्रॉपलेट्स की फॉर्म लेता है, ठीक है। अब एंगल ऑफ कांटेक्ट क्या हो जाता है?
इंक्रीज हो जाता है, ठीक है। तो अब एंगल ऑफ कांटेक्ट इंक्रीज हो गया तो जो हमारा वाटर है दैट विल नॉट वेटिंग आवर रूफ, ठीक है। सो इस वजह से हमारी छत भीगती नहीं है और वाटर प्रूफिंग भी हो जाती है। आई बात समझ में? आई नहीं आई? यस सर। ठीक है, तो ये होता है हमारी वाटर प्रूफिंग में, जो एक्यूट एंगल होता है, एंगल ऑफ कांटेक्ट एक्यूट होता है, वो ऑब्ट्यूज बन जाता है। ऑलराइट, वेरी गुड। तो आज के लिए इतनी ही बात करेंगे और फिर आपकी शायद क्लास कल भी है। और किसी चीज को जो जो दिक्कत हो ना मुझे बताओ, किसी को फोटोन चाहिए था, किसी को टाइमिंग को लेके है, तो अपनी क्लास इज ओवर। क्लास इज ओवर, ठीक है। तो अपनी टाइमिंग के साथ, यस बेटा, नमस्ते सर जी, हम जा रहे हैं। ओके बच्चे, बाय बाय, नमस्ते।